आज हम लोग जो टॉपिक पर बात करेंगे इस क्लास में वो है लाइट एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस। और इस लाइट एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप करेंगे पिछले वाले क्लास का, क्योंकि उसकी यूटिलिटी आज के क्लास में है। और जैसा मैंने पिछली बार पढ़ाया था और जिसका कि पूरा विश्वास है हमको कि आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया होगा। क्यों, सही है ना? यस सर। इसलिए थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। वैसे हर बार कोशिश करिए कि पिछले वाले को एक बार देख लें, नोट्स भी आपके पास में है, एक बार देख के आएंगे तो मजा ज्यादा आएगा। ठीक, एनीवे मैं थोड़ा सा रिकैप ले लेता हूँ पिछले क्लास का एंड देन वी विल बिगिन। देखिए, रिकैप ऑफ लेक्चर 2 हम लेके चल रहे हैं। तो हमने उसमें ये बताया था कि जो हर एक एनर्जी लेवल होता है, जो दो लेजर लेवल्स होते हैं, उनमें से हर एक जो है वो शार्पली डिफाइंड एनर्जी लेवल नहीं होता है, बल्कि हर एक की थोड़ी सी विड्थ होती है। किसी के यहाँ कोई टीवी वगैरह चल रहा हो तो बंद कर दीजिएगा। तो हर एक एनर्जी लेवल का अपने आप में विड्थ होता है। इसका मतलब ये है कि E1 में अगर थोड़ा सा विड्थ है, E2 में थोड़ा सा विड्थ है, तो नेचुरली अगर आप प्योर एक ओमेगा फ्रीक्वेंसी का एनर्जी अगर आप इंसिडेंट कराते हैं स्टिमुलेट करने के लिए, तो नेचुरली ओमेगा का इंटरैक्शन ओवर अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होगा, क्योंकि E2 माइनस E1 बाई H क्रॉस शार्पली डिफाइंड ओमेगा नहीं होगा, बल्कि ओमेगा में थोड़ा सा विड्थ होगा। और ओमेगा में विड्थ होगा, अगर मान लीजिए किसी के यहाँ कोई टीवी या कुछ चल रहा हो तो प्लीज बंद कर दीजिएगा, डिस्टर्बेंस हो रहा है उससे। तो इसलिए E2 माइनस E1 बाई H क्रॉस जो है वो ओमेगा नहीं होकर डेल्टा ओमेगा होगा। और जब डेल्टा ओमेगा होगा तो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट भी अगर हम इंसिडेंट कराते हैं U ओमेगा, तो इसका इंटरैक्शन 100% नहीं हो पाएगा। इसका इंटरैक्शन ओवर दिस रेंज डेल्टा ओमेगा जो है वो डिपेंड करता है, ये स्ट्रेंथ ऑफ इंटरैक्शन, कितना इंटरैक्शन होगा, ये डिपेंड करता है कि डेल्टा ओमेगा कितना है, ज्यादा है या कम है। तो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरैक्शन जो है वो डिपेंड करेगा कि क्या इसका विड्थ है एनर्जी का। और जिस फंक्शन से हम इस स्ट्रेंथ ऑफ इंटरैक्शन को इंडिकेट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लाइन शेप फंक्शन कहते हैं। ठीक, डेल्टा ओमेगा जितना स्मॉल होगा उतना ही शार्पली डिफाइंड ये हमारा लाइन शेप फंक्शन होगा। और लाइन शेप फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है। मैक्सिमम जो हमारा इंटरैक्शन का स्ट्रेंथ होगा वो 1 होगा, यानी इंटीग्रेशन हम करें जी ओमेगा का ओवर होल रेंज ऑफ डी ओमेगा E2 माइनस E1 बाई H क्रॉस इज इक्वल टू ओमेगा प्लस डी ओमेगा। तो डी ओमेगा के ऊपर लेकर के हम पूरे ओमेगा के ऊपर में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट 1 होगा। दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। नाउ अब हम लोगों ने थोड़ा सा और बात किया था, उसका छोटा एक मेन पॉइंट हम लेकर के निकाले कि नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशंस पर यूनिट वॉल्यूम जो पहले हमारा था, याद करिएगा, B21 U ओमेगा N2 था। ठीक है, ऊपर से नीचे स्टिमुलेटेड एमिशंस पहले जो हम लोगों ने आइंस्टीन कोएफिशिएंट्स के साथ में डिफाइन किया था शुरुआत में, तो गामा 21 वाज प्रोपोर्शनल टू U ओमेगा एंड N2। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट B21 था, तो गामा 21 जो पहले था B21 U ओमेगा N2 था। ये हमने तब माना था जब E2 शार्पली डिफाइंड था, E1 शार्पली डिफाइंड था और E2 माइनस E1 बाई H क्रॉस बिल्कुल सिंगल ओमेगा था, मोनोक्रोमेटिक। लेकिन चूंकि मोनोक्रोमेटिक नहीं है और इसके विड्थ को हम लोग फ्रीक्वेंसी के जी ओमेगा लाइन शेप फंक्शन से इंडिकेट करते हैं, तो अब बिकॉज ऑफ दिस जो नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशंस पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो होगा वो इस लाइन शेप फंक्शन से मल्टीप्लाई होकर के ओवर होल रेंज ऑफ डेल्टा ओमेगा ये इंटीग्रेट हो जाएगा। और जैसा हमने कहा था कि इसका वैल्यू ये होगा, ये अंदर में ओमेगा के फंक्शन के ऊपर में इंटीग्रेट होगा। हमने दो बातें कही थी कि जब ये ब्रॉडबैंड अगर रेडिएशन आता है और दूसरा मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन आता है, इस वक्त हमको ब्रॉडबैंड रेडिएशन से मतलब नहीं है। आगे जो हम कंसीडर करने जा रहे हैं वो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन कंसीडर करने जा रहे हैं। यानी यू ओमेगा जो था वो शार्पली डिफाइंड था, उसमें डेल्टा ओमेगा बहुत कम था, जबकि लाइन शेप फंक्शन उसका ज्यादा है, उसका विड्थ ज्यादा है। ठीक,
तो इस स्पेशल केस के लिए कि नियरली मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन यू ओमेगा इंसिडेंट होता है, तो ऐसे में हम इस छोटे से रेंज पर हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसको हमने लिखा था पिछली बार जी ओमेगा बाय ओमेगा क्यूब को हम लोगों ने कांस्टेंट माना ओवर स्मॉल रेंज ऑफ ओमेगा, एंड दैट वाज सिंपली ये छोटा सा रेंज पर जहां देख रहे हैं, और उसको अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो गामा 21 का वैल्यू जो मिलेगा ये इतना हो जाएगा, n2 पाई स्क्वायर c क्यूब h क्रॉस n नॉट क्यूब ओमेगा डैश क्यूब 1 by t स्पॉन्टेनियस g ओमेगा डैश, और अंदर रह जाएगा u ओमेगा d ओमेगा। आपको याद होगा पिछली बार ये u ओमेगा d ओमेगा का जो ओवर द रेंज ऑफ ओमेगा हम लोग अगर इंटीग्रेट करें तो इसी को हम लोगों ने u कहा था, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट स्पेक्ट्रल विड्थ। यानी अब हमारे पास फाइनल सिचुएशन ये आया है कि व्हेन द एटम्स डिस्क्राइब्ड बाय द लाइन शेप फंक्शन g ओमेगा दैट इंटरैक्ट्स विद नियर मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन जो बाहर से u आ रहा है एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश, तो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन पर यूनिट वॉल्यूम। अब जो फाइनल होगा कि कितने सारे एटम्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऊपर से नीचे आएंगे, दैट विल बी गिवन बाय दिस गामा 21 n2 पाई स्क्वायर c क्यू h क्रॉस n नॉट क्यू ओमेगा डैश क्यू 1 by t स्पॉन्टेनियस g ओमेगा डैश u। सिमिलरली एग्जैक्टली यही संख्या होगी नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन जो नीचे से ऊपर जाएंगे, बस एक ही फर्क होगा कि जहां हमारे पास n2 है वहां पर एब्जॉर्प्शन में ये n1 हो जाएगा, बाकी सारे फैक्टर्स से। यानी at this point of time from the previous class we know that the number of stimulated emissions per second per unit volume is given by gamma 21 and number of stimulated absorptions per second per unit volume is given by gamma 1 2। अब इस नोट के साथ में हम आगे वाली पोर्शन को देखते हैं इस क्लास का। अब वो है हमारा लाइट एम्प्लीफिकेशन। हमने पूरी बात आपको डिस्क्राइब की थी कि लाइट एम्प्लीफिकेशन कैसे होता है। भाई हम पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट करते हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब नीचे से एटम्स को पंप करके हम एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं, और एक्साइटेड स्टेट में वो थोड़ी देर जब रहता है तो उस बीच में हम लोग एक स्टिमुलेटिंग फोटोन, एक स्टिमुली या एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा, ऐसे कुछ फोटॉन्स को भेजते हैं उस एम्प्लीफाइंग मीडियम में। तो एम्प्लीफाइंग मीडियम में जब ये फोटॉन्स जाते हैं बाहर से, जिसको यू ओमेगा हम कह रहे हैं, तो वो स्टिमुलेट करते हैं एक्साइटेड स्टेट के एटम्स को टू रेडिएट, टू कम डाउन टू द ग्राउंड स्टेट, और जब वो नीचे आते हैं तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी E2 माइनस E1 को वो एक फोटोन के रूप में रेडिएट करते हैं ना। ये फोटोन जो है, जो सारे के सारे रेडिएट होंगे स्टिमुलेटेड एमिशन से, दे विल बी इन द सेम फेज एज दैट ऑफ द कमिंग रेडिएशन। जो इनकमिंग है यू ओमेगा, ठीक उसी के फेज में, उसी फोटॉन्स के फेज में ये स्टिमुलेटिंग एमिशन होता है, नंबर वन थिंग। दूसरा होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या होगा, वेरी सिंपली स्पॉन्टेनियस एमिशन में होगा कि भाई कोई मतलब नहीं है उसको कि यू कितना है, किस फ्रीक्वेंसी का है। जब एक एटम्स एक्साइट होते हैं तो वो अपने आप भी नीचे आ जाते हैं, एंड दे कम रैंडमली, and because they come randomly, not inspired, not stimulated, therefore their phases will be random। तो ये एक स्पॉन्टेनियस एमिशन हुआ है जिसमें रैंडम फेज में सारे फोटॉन्स नीचे आते हैं, और एक स्टिमुलेटेड एमिशन हुआ जिसमें एक सिंगल फ्रीक्वेंसी में, एक वेरी स्मॉल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में सारे के सारे फोटॉन्स एक ही फेज में रेडिएट होते हैं। एक है स्टिमुलेटेड एमिशन, एक है स्पॉन्टेनियस एमिशन। नाउ लेट अस सी व्हाट वी सी नेक्स्ट। जब लाइट जो है एक एब्जॉर्बिंग मीडियम से जाता है, मीडियम एब्जॉर्ब्स द लाइट एंड मॉलिक्यूल्स आर एक्साइटेड, ठीक, हमने पहले ही बताया है। इफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स और एटम्स देन decay to lower energy level through stimulated emission of photons। for lasing action the stimulated emission, अब गौर करिए, अगर लेजिंग एक्शन होना है तो पॉपुलेशन इन्वर्जन मेंटेन हो, और पॉपुलेशन इन्वर्जन जब मेंटेन होगा तभी अच्छे से लेजिंग एक्शन होगा। अदरवाइज जनरली, जैसे मैंने पहले ही क्लास में बताया था, कि ग्राउंड स्टेट में ज्यादा एटम्स होंगे जनरली और एक्साइटेड स्टेट में कम होंगे, ठीक है। यहां तक की बात हमारी समझ में आ रही। नाउ लेट अस गो टू सी व्हाट इज हैपनिंग। अब हम यहां पर आते हैं एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस पर। एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस में हम लोग एक एम्प्लीफाइंग मीडियम में कलेक्शन ऑफ एटम्स कंसीडर करते हैं, ठीक, और एक नियरली मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन जिसकी एनर्जी यू, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यू है,
और वो फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश पर इस एम्पलीफाइंग मीडियम से पास करता है। ठीक है, एक ट्यूब है या कुछ भी है, उसमें एम्पलीफाइंग मीडियम यानी वो गैस में है या सॉलिड में है या लिक्विड स्टेट में हमारा एम्पलीफाइंग मीडियम है जो लेजर मीडियम है, उसमें हम एक रेडिएशन भेजते हैं U, एनर्जी डेंसिटी उसका U, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम U है। इस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश है, ये पास करता है उस मीडियम से। अब हम उस मीडियम में गौर करिएगा, दो परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन कंसीडर करिए, जो हमारा लेंथ है उसके परपेंडिकुलर दो क्रॉस सेक्शन कंसीडर करिए। एक हमारा है P1 और दूसरा क्रॉस सेक्शन उसके जस्ट बाद में एक और थोड़ी दूर पर उससे P2 कंसीडर करिए। नाउ ये जो क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर जो है उसके, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन S है और इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन S है। तो P1 P2 दो पॉइंट पर हमने दो ऐसे प्लेन्स कंसीडर किए जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन S है, और अगर हम कहीं पर कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लें 0, तो ये रहता है Z पर और ये है Z प्लस dz पर, ये प्लेन लोकेटेड है। ठीक, तो जो रेडिएशन आया, ठीक, और उसके बाद जो भी हमारा स्टिमुलेशन या फिर हमारा स्पॉन्टेनियस या जो कुछ भी हुआ, अब उसके बाद मान के चलिए इस जगह पर जो हमारा है, अगर हम रेडिएशन का इंटेंसिटी मेजर करें तो ये रेडिएशन का इंटेंसिटी, लेट अस सपोज इट इज IZ, और ये इंटेंसिटी यहां जब आता है तो बढ़ करके IZ प्लस Z या घट करके IZ प्लस Z है। यानी P1 पॉइंट पर क्रॉस सेक्शन जहां लिया वहां पर इंटेंसिटी IZ है और यहां पर P2 पर IZ प्लस DZ है। गौर करिएगा, इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं भाई, टोटल एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, टोटल एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं। तो यहां पर इंटेंसिटी जो है, एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया यहाँ I है, और यहाँ एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया IZ प्लस DZ है। Now let us go to the next. अब इसमें हमारे सिस्टम में, हमारे एम्पलीफाइंग मीडियम में जो छोटा सा वॉल्यूम हमने कंसीडर किया, वॉल्यूम क्या है, ये DZ लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उस हमारा जो एम्पलीफाइंग मीडियम है उसका एक छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर किया, परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन S एरिया और लेंथ DZ, तो वॉल्यूम हो गया SDZ। तो इस छोटे से SDZ में कितनी एनर्जी पर सेकंड एंटर हो रही है, कितनी एनर्जी, तो देखिए इसमें IZ यहाँ पर इंटेंसिटी है यानी एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, यहाँ पर एनर्जी IZ प्लस DZ है, तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वो IZ माइनस IZ प्लस DZ, इतनी एनर्जी यहाँ पर एंटर की पर सेकंड पर यूनिट एरिया। अब इसको अगर हम इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर दें तो इतनी एनर्जी इसमें एंटर हुई पर सेकंड ओनली, पर सेकंड एरिया खत्म क्योंकि एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। सो व्हाट वी हैव, नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी पर सेकंड एंटरिंग द वॉल्यूम SDZ कितना होगा भाई, ये गौर करिए, ये क्या है IZ माइनस I, यानी इतनी इंटेंसिटी एंटर हुई, एरिया से मल्टीप्लाई किया, इतनी एनर्जी पर सेकंड एंटर हुई। इसको थोड़ा एक्सपैंड करते हैं तो दिस इज IZ माइनस, इसको लिख सकते हैं DI DZ इंटू DZ। आप बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स है, आप जानते हैं, हम इसको लिख सकते हैं IZ प्लस DZ को DI DZ रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटेंसिटी विथ Z मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस DZ। तो इसका वैल्यू आया इंटू S, एरिया से मल्टीप्लाई किया, तो नाउ दोनों का जो डिफरेंस आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गया IZ एंड IZ, सो नेट एनर्जी एंटरिंग पर सेकेंड माइनस DI DZ SDZ, एकदम क्लियर है, इतनी एनर्जी एवरी सेकेंड एंटर कर रही है। अब इतनी ही एनर्जी जो पर सेकेंड एंटर कर रही है, हमारा वॉल्यूम जो है एम्पलीफाइंग मीडियम का, इतनी ही एनर्जी पर सेकेंड एब्जॉर्ब भी करेगा नेचुरली, कि भाई जितना एनर्जी एंटर किया उतना एब्जॉर्ब हुआ। तो क्या हुआ, दिस मस्ट बी इक्वल टू द नेट एनर्जी एब्जॉर्ब पर सेकेंड बाय द एटम्स इन द वॉल्यूम SDZ। ठीक, अब एनर्जी एब्जॉर्ब पर सेकेंड बाय एटम्स 1 से 2 में कितना होगा, गौर करिएगा भाई, गामा 1 2 ये क्या था, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम था। गामा 1 2 अभी हमने बताया, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन 1 से 2 में पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम था। तो अगर हमने इसको SDZ वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पर सेकेंड हो गया। और हर एक ऐसा एटम जो नीचे से ऊपर जाएगा, हर एक ऐसा एटम जो नीचे से ऊपर एब्जॉर्प्शन करके जाएगा, वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, H क्रॉस ओमेगा डैश
जो दोनों के बीच का डिफरेंस है एनर्जी E2 माइनस E1 उतना ही तो एब्जॉर्ब करेगा। तो गौर करिएगा, गामा 12 बताता है नेट, ये बताता है जो नंबर ऑफ एटम्स एब्जॉर्ब्ड पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो बच गया पर यूनिट पर सेकंड बचा, यानी दिस इज नेट एटम नंबर ऑफ एटम्स गोइंग फ्रॉम 1 to 2 पर सेकेंड। और कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई हर एक इस तरह के ट्रांजिशन में H क्रॉस ओमेगा, तो टोटल एनर्जी कितनी हुई भाई, टोटल एटम्स गोइंग फ्रॉम 1 to 2 को हमने एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बताएगा इतनी एनर्जी पर सेकेंड एब्जॉर्ब हो रही है और जब एटम 1 से 2 में जा रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर। मच इन द सेम वे जो गामा 12 था वही गामा 21 था, बस वो एमिशन का था। एग्जैक्टली सेम वे में एनर्जी रिलीज्ड इन स्टिमुलेटेड एमिशन, एनर्जी रिलीज्ड इन स्टिमुलेटेड एमिशन पर सेकेंड कितना क्या होगा, सब सेम रहेगा, ये गामा 21 हो जाएगा। गामा 12 और गामा 21 में सिर्फ एक फर्क है, गामा 12 में मल्टीप्लायर n1 है, गामा 21 में मल्टीप्लायर n2 है। सो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर सेकेंड फ्रॉम गोइंग फ्रॉम 1 to 2 इज दिस, और एनर्जी रिलीज्ड पर सेकेंड इन स्टिमुलेटेड एमिशन फ्रॉम 2 to 1 इज दिस, यानी इतने पर सेकेंड ऊपर से नीचे से ऊपर मतलब जाने में एनर्जी एब्जॉर्ब, इतना ऊपर से नीचे आने में एनर्जी रिलीज हो रहा है। सो नेट नेट क्या बचा, नेट नेट अगर हम बात करेंगे एनर्जी रेडिएटिंग आउट पर सेकेंड बाय, अब एक और चीज स्पॉन्टेनियस एमिशन से क्या होगा, बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन से जितने भी फोटॉन्स आएंगे वो रैंडम होंगे, उनके फेज रैंडम होंगे और उससे बहुत ज्यादा रेंज में फ्रीक्वेंसी, बहुत बड़े ब्रॉड रेंज में फ्रीक्वेंसी होगी, और ब्रॉड रेंज में फ्रीक्वेंसी होगी तो जो हमारा इंटरैक्ट जो हमारे यू का जो ओमेगा है उसके आसपास बहुत कम फोटॉन्स होंगे, और इतने कम फोटॉन्स होंगे कि वो सिग्निफिकेंटली ऐड नहीं कर पाएंगे इंटेंसिटी को। सो यहाँ फॉर द टाइम बीइंग हम लोग स्पॉन्टेनियस एमिशन के कारण जो फोटॉन्स हमको मिलेंगे, कहाँ कौन से फोटॉन्स, जो गौर करिएगा इस वाले फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश के होंगे, लीस्ट नंबर मिनिमम फोटॉन्स होंगे, बहुत कम होंगे। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन के कारण जो फोटॉन्स उस वाले फेज में मिलेंगे वो मिनिमम होंगे, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक, द फ्रैक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन traveling in z direction at frequency omega dash is very small, this may be neglected. So net energy absorbed per second, गौर करिए ये था हमारा भाई, नीचे से ऊपर जाने में एब्जॉर्ब और इतना ऊपर से नीचे आया, तो नेचुरली दिस इज द नेट एनर्जी एब्जॉर्ब। और यहाँ पर गामा 12 का वैल्यू हमने या गामा 21 का पीछे से हमने इसके फॉर्मूले को डाल दिया, अभी हमने बताया था, देखिए गामा 21 गामा 12 इस फॉर्मूले में हमने यहाँ से उठा करके डाल दिया, तो ये हमारा बन गया, इसका वैल्यू बना पाई स्क्वायर सी क्यूब एच क्रॉस एन नॉट क्यूब ओमेगा डॉट क्यूब 1/t स्पॉन्टेनियस जी ओमेगा डैश यू। इतना कॉमन था, सिर्फ n1 n2 का डिफरेंस था, तो n1 माइनस n2 हो गया, बाकी h क्रॉस ओमेगा डैश एसजेड ये सेम है। नाउ दिस इज द नेट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड, और नेट एनर्जी जो आ रहा था वो ये था, दोनों सेम होंगे तो हमने साइन को हटा करके दोनों को सेम कर दिया, डी dz s dz, और ये सारे के सारे फैक्टर हमने इक्वेट कर दिए, लेफ्ट और राइट सेम चीज है। अब देखिए लेफ्ट और राइट में एस dz कैंसिल हो जाएगा, ठीक, एस dz कैंसिल हो गया। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। सो एनर्जी डेंसिटी, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपने पढ़ा है, एनर्जी डेंसिटी U और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन I का आपस में रिलेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, I इज इक्वल टू स्पीड इनटू एनर्जी डेंसिटी, उस मीडियम में स्पीड और वहां पर एनर्जी डेंसिटी। ना V आप जानते हैं, किसी मीडियम में स्पीड जो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो I इज इक्वल टू VU, V की जगह C बाय N नॉट इनटू U। तो लेफ्ट हैंड साइड, अच्छा एक बात और भी, जैसा हमने शुरू में बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो हमारा इंटेंसिटी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी एट दैट टाइम। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो हमने यहाँ पर हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अल्फा डाल दिया। सो डी आई डी जेड इज माइनस अल्फा आई माइनस अल्फा सी बाई एन नॉट यू, हमने आई ऊपर से ले लिया, ठीक। अब यहाँ पर ये जो हमारा डी आई डी जेड है, इतना साइन को हटा करके डी आई डी जेड, गौर करिए यहां पर अगर हमारा एस डी जेड कैंसिल हो गया तो डी आई डी जेड बचेगा। हमने इस डी आई डी जेड को यहां से उठा करके, गौर करिएगा, हमने डी आई डी जेड को ये वाला पोर्शन पिछले एक्सप्रेशन में रख दिया, अल्फा सी बाई एन नॉट यू लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड ध्यान से देखिए एग्जैक्टली वही है, राइट हैंड साइड एग्जैक्टली वही है,
उसको हमने टच नहीं किया है एस डी जेड को हटा करके. सो व्हाट वी हैव, लेफ्ट हैंड साइड इज दिस एंड राइट हैंड साइड इज दिस. सो अल्फा इज इक्वल टू दिस मच. एन नॉट यहां से एक कैंसिल हो जाएगा तो एन नॉट स्क्वायर हो जाएगा, सी एक यहां से कैंसिल होगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा. ठीक, और यू यहां और यहां कैंसिल हो जाएगा. सो अल्फा इज इक्वल टू पाई स्क्वायर सी स्क्वायर एन नॉट स्क्वायर ओमेगा डैश स्क्वायर 1 by t स्पॉन्टेनियस जी ओमेगा डैश एन n1 minus n2 क्योंकि u हट गया है. सो अल्फा इज इक्वल टू फाइनली वी हैव पाई स्क्वायर सी स्क्वायर एन नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 by t स्पॉन्टेनियस जी ओमेगा n1 minus n2. हमने इंटरमीडिएट स्टेप्स के लिए, बीच के स्टेप्स के लिए ओमेगा के ऊपर में ओमेगा के ऊपर प्राइम कर दिया था. अब हम फाइनल एक्सप्रेशन में प्राइम को ड्रॉप कर देते हैं. सो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया अल्फा, दैट इज पाई स्क्वायर सी स्क्वायर बाई एन नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 by t स्पॉन्टेनियस जी ओमेगा n1 minus n2. ये अल्फा का वैल्यू हो गया. ये अल्फा जो होता है ये एम्पलीफाइंग फैक्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लेजर में, एम्पलीफाइंग फैक्टर. So what do we have? di dz is equal to माइनस अल्फा i, जैसे मैंने बताया. तो i को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, dz को राइट हैंड साइड में ले जाइए. आप देखेंगे कि इंटीग्रेट करने पर i is equal to i naught e to the power of minus alpha z, यानी इंटेंसिटी एट z is equal to 0 हमने माना i 0. तो z के साथ में जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बीम लेंथ के अलोंग में, वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ द लेजर बीम विल वेरी लाइक दिस, जेड पर डिपेंड. अब आप खुद देखिए कि अगर अल्फा का वैल्यू माइनस होगा तो आई यहां से बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे जेड बढ़ेगा. बट अल्फा अगर पॉजिटिव होगा तो ई टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा जेड वो नीचे आ जाएगा, 1 by e to the power of alpha z होगा. यानी जैसे जैसे जेड बढ़ेगा आगे ट्यूब में आप जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी. मतलब व्हेन अल्फा इज नेगेटिव देन intensity will increase, when alpha is positive then intensity will decrease. अब आप खुद गौर करिए हमारा अल्फा में क्या आया है. अल्फा का फॉर्मूला ये निकल के आया. नेचुरली अगर n1 ग्रेटर देन है n2 से, यानी ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हैं और एक्साइटेड स्टेट में कम है, देन अल्फा विल बिकम पॉजिटिव. और अल्फा अगर पॉजिटिव होता है तो ये क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी विल गो ऑन डिक्रीजिंग. सेकेंडली अगर हमारा N1 दैट इज ग्राउंड स्टेट में कम है और एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा है, पॉपुलेशन इन्वर्जन है, पंपिंग से हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन कर दिया है. इन दैट केस क्या होगा, अल्फा विल बी नेगेटिव. इफ अल्फा इज नेगेटिव देन इंटेंसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग. ध्यान रखिएगा. यानी अभी हमने कैलकुलेशन से ये देखा एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस में कि अगर N2 एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है किससे, N1 से, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन ग्राउंड स्टेट, देन यू विल गेट लेजर एम्प्लीफिकेशन. इफ इट इज द रिवर्स यू विल नॉट गेट एनी लेजर एम्प्लीफिकेशन. वही यहां लिखा है इफ N1 greater than N2 alpha is positive and hence intensity decreases with Z leading to attenuation of the beam. If N2 greater than N1 alpha is negative and the beam is amplified with Z. अब गौर करिएगा कि अगर अल्फा नेगेटिव है तो इंटेंसिटी बढ़ता चला जाएगा. कितना बढ़ेगा, इसका भी एक लिमिट होगा, एकदम बेतहासा नहीं बढ़ता जाएगा. क्या होगा, अगर अल्फा का वैल्यू नेगेटिव है तो इंटेंसिटी बढ़ेगा और थोड़ा सा इंटेंसिटी शुरुआत में बड़ी तेजी से बढ़ेगा, ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियली. लेकिन जैसे ही थोड़ा वैल्यू के इंटेंसिटी का आएगा एक सैचुरेशन इफेक्ट आ जाएगा. और सैचुरेशन इफेक्ट जब आएगा गौर करिएगा तो N1 minus N2 जो है, this N1 minus N2 is not independent of I. एक्चुअली क्या है, यहां पर जो आप देख रहे हो पॉपुलेशन इन्वर्जन इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल इंटेंसिटी रहता है तो बढ़ता चला जाता है. अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन डिपेंड करने लग गया, पॉपुलेशन इन्वर्जन अगर इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा तो एक सैचुरेशन आएगा जिसके बारे में काफी डिटेल्स में मैं आगे डिस्कस करूंगा. So amplification factor is alpha. If alpha is negative, you will get amplification, and if alpha is positive, you will get क्या होगा, amplification नहीं होकर के बल्कि वो attenuation होगा. But there is a limit to which the intensity will increase exponentially. After some time, the saturation will come. This is the amplification of this one. ठीक है? Thank you very much. So I hope you have understood. और थोड़ा सा एक बार मैं आपको फिर से
रिकैप करके दिखाऊं क्या मैंने आपको बताया आज। एक मैंने रिकैप लिया जिसमें आपको फिर से मैंने लाइन शेप फंक्शन के बारे में बताया, उसका नॉर्मलाइजेशन बताया। फिर हमने बताया कि चूंकि हमारा इनकमिंग रेडिएशन हमने सपोज किया है मोनोक्रोमेटिक, तो मोनोक्रोमेटिक के लिए नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशंस पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम हमने निकाल करके दिया ये, और नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शंस भी अकॉर्डिंगली वही होगा, उसी वैल्यू का होगा। इसके बाद हम लोगों ने बताया, हमने आपको बताया कि किस तरीके से एम्प्लीफिकेशन होगा स्टिमुलेटेड एमिशन के कारण, और वो हमने का पॉपुलेशन और जो हमारा जो स्पॉन्टेनियस एमिशन के कारण हम उस फ्रीक्वेंसी के आसपास नहीं होंगे, उस फ्रीक्वेंसी का बहुत कम हमको मिलेगा उस फेज में, इसलिए उसको नेग्लेक्ट किया। और फिर हमने दो प्लेन कंसीडर किया, एस सरफेस एरिया का जेड पर एक और एक जेड प्लस डी जेड पर। हमने देखा कितना एनर्जी इसमें एंटर करता है पर सेकेंड और कितना एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब होता है, दोनों कैलकुलेट किया। ठीक, आई जेड माइनस आई जेड प्लस डी जेड, और दोनों को फिर, और दूसरा था गामा 1 2 एस डी जेड एच क्रॉस ओमेगा, गामा 2 1 एस डी जेड एच क्रॉस ओमेगा, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। गामा 1 2 गामा 2 1 हमने पहले से यहाँ फॉर्मूले में डाल दिया, और यहाँ पर हम लोगों ने आई का वैल्यू निकाला, डी आई डी जेड हम लोगों ने निकाला, इस फॉर्मूले में रखा। फिर अल्फा यानी एम्प्लीफिकेशन फैक्टर निकला। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर n1 n2 के डिफरेंस पर डिपेंड करता है। n1 greater than n2 we do not have amplification because alpha is negative, n1 less than n2 we have amplification because alpha is negative, and that is how we have understood it. Thank you for your kind attention. Yes, any question? सर n1 माइनस n2 इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये इंस्टेंट इंटेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी? नहीं, कांस्टेंट इसको नहीं कहेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि हम आपको ये चीज बाद में इंटीग्रेशन वगैरह से दिखाएंगे जब आपको रेट इक्वेशन पढ़ाएंगे, कि जैसे जैसे शुरुआत में तो आप देख रहे हैं भाई आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा जेड। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे जेड बढ़ेगा वैसे अल्फा चूंकि नेगेटिव है, तो जैसे जैसे जेड बढ़ेगा एक्सपोनेंशियल फैक्टर पॉजिटिव हो गया, बढ़ता चला जाएगा। आफ्टर सम टाइम जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है, ठीक है ना, वो इस पर भी डिपेंड करेगा कि कितना उस समय इंटेंसिटी है, और जब उस पर डिपेंड करेगा तो एक ऐसा एक्सप्रेशन आएगा जिसमें आप देखिएगा कि जैसे जैसे बढ़ेगा वो वैसे वैसे इंटेंसिटी का वैल्यू सैचुरेट करना शुरू हो जाएगा। दिस वी विल डील इन द नेक्स्ट क्लासेस, कपल ऑफ क्लासेस, जिसमें हम आपको रेट इक्वेशन ऑफ लेजर्स बताएंगे। यस, कोई और क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? नो?